सिंगापुर का टोटल एरिया 726 स्क्वायर किलोमीटर है, हांगकांग का 1110 स्क्वायर किलोमीटर और मॉरिशस का 2026। इन तीनों देशों का कुल क्षेत्रफल 3862 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में 1 अगस्त 2023 तक वक्फ बोर्ड का 3804 स्क्वायर किलोमीटर पर मालिकाना हक है, यानी सिंगापुर, हांगकांग और मॉरिशस की कुल जमीन के बराबर वक्फ बोर्ड का भारत में जमीन पर कब्जा है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं एक्सरे। ये जो गणित मैंने अभी आपको बताई, यही वक्फ बोर्ड की जमीन निगल जाने वाला पूरा सत्य है। वक्फ बोर्ड का देश की जितनी जमीन पर कब्जा है उसमें 18 कोलकाता शहर बन सकते हैं, या 9 चेन्नई शहर बसाए जा सकते हैं, या फिर 6 मुंबई शहर, 5 बेंगलुरु या देश की राजधानी के बराबर करीब करीब 3 शहर बसाए जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड की 3804 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की कीमत आप जानते हैं? नहीं, तो हम बताते हैं आपको। कुल कीमत 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, यानी कि भारत के 2022-23 के कुल बजट 45 लाख करोड़ के 10% से भी ज्यादा। आपको सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? भाई, मुझे तो कहने में बहुत अजीब लग रहा है कि भारत की सेना के पास करीब 18 लाख एकड़, रेलवे के पास करीब 12 लाख एकड़ और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और विडंबना यह है कि वक्फ की जमीन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी हो रही है। क्या आप जानते हैं कि मूल रूप से वक्फ की पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो गई। 2022 तक 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि में फैली 8,0646 संपत्तियां हो गई। यह गणित आपको हैरान नहीं करती कि महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई और 1 अगस्त 2023 तक वक्फ के कब्जे में 9,40,000 एकड़ जमीन हो गई। मोदी सरकार ने वक्फ की मनमानी पर अंकुश लगाने का फैसला किया है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध का सुर फुल वॉल्यूम में छेड़ा, जबकि सरकार का कहना है कि इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड को दिए गए अनलिमिटेड पावर्स पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से मैनेज किया जाएगा। सरकार ने इसे जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। वक्फ के समर्थन में कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों ने अपने सुर बुलंद किए। इस मामले पर देश के कुछ ईसाई सांसद भी मुसलमानों के पक्ष में आ खड़े हुए। ईसाई सांसदों ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की बैठक बुलाई। बैठक में करीब 20 विपक्षी सांसदों ने हिस्सा लिया। शामिल सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस के सांसद हीबी ईडेन, डीन कुरियाकोस, एंटो एंटनी और माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास भी शामिल थे, जबकि बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा समुदाय विशेष के अधिकारों का समर्थन करने का फैसला था। एक तरफ मोदी सरकार वक्फ की मनमानियों पर अंकुश लगाने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ वक्फ की कारस्तानी बढ़ रही है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का ताजा काला कारनामा सुनेंगे आप। वक्फ बोर्ड ने लातूर के किसानों की 300 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। 103 ऐसे किसानों को नोटिस भेजा है जो उन जमीनों पर पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। सवाल यह है कि वक्फ को यह असीमित अधिकार कब मिला, कैसे मिला, किसने दिया? जमीन हथियाने से क्यों नहीं उन्हें किसी ने रोका? कई सवाल हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वक्फ का पूरा इतिहास और भूगोल जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह वक्फ है क्या, कैसे बना, किसने बनाया और किस आधार पर वक्फ जमीनों पर कब्जा करता चला गया और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आज हम अपने इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले आपको वक्फ के इतिहास और भूगोल से रूबरू कराते हैं। कहा जाता है कि वक्फ का जन्म पैगंबर हजरत मोहम्मद के समय ही हो गया था। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि अपनी जायदाद को इस तरह खैरात में दो कि ना वो बेची जा सके, ना ही किसी को दी जा सके और ना उसमें विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों को मिला करे।
11वीं शताब्दी में भारत में इस्लाम की आमद हुई। अलग अलग वक्त में दिल्ली के सुल्तानों और मुगलिया बादशाहों ने वक्फ की जिम्मेदारी संभाली, जबकि ब्रिटानिया शासन के दौरान पहली बार फोर्ट विलियम कलकत्ता के अधीन क्षेत्रों के लिए 1810 में कानून पारित हुआ। फिर 1863 में पिछले सभी कानूनों को निरस्त कर दिया गया। 1875 में वक्फ के लिए कानून की मांग शुरू हुई। सर सैयद अहमद खान ने इसी साल वक्फ के तहत ऑल इंडिया तालीमी कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इसकी वार्षिक बैठक में 1887 में संकल्प पत्र पेश किया गया। 1890 में चैरिटेबल वक्फ की संपत्तियों को ट्रस्ट का दर्जा दे दिया गया। 1893 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वक्फ अलल औलाद के खिलाफ एक फैसला सुनाया। 1894 में प्रीव्यू काउंसिल ने इस फैसले को स्वीकार भी कर लिया। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में वक्फ तबाही की ओर बढ़ने लगा। वक्फ की संपत्तियों में खरीद फरोख्त शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी के तहत इनको हड़पना भी शुरू कर दिया। तब 1908 में भारत में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। 1910 में भारत के मुसलमानों के हाथ एक मौका लगा जब बैरिस्टर सर सैयद अली इमाम कानून मंत्री बने। बस फिर क्या था, कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील खान बहादुर मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने इंपीरियल काउंसिल में 2 मार्च 1911 को वक्फ बिल पेश किया और आखिरकार इंपीरियल काउंसिल ने इस वक्फ बिल को मंजूर कर लिया और 7 मार्च 1913 को मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पारित हो गया। उस दौर में कांग्रेस पार्टी से वक्फ के काफी करीबी संबंध रहे हैं। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उस समय भी मुसलमानों ने जमीनें वक्फ की थी। आज भी कई राज्यों में कांग्रेस का दफ्तर मुसलमानों की दी गई जमीन पर स्थित है। मिसाल के तौर पर पटना का सदाकत आश्रम मौलाना मजरूल हक की वक्फ की गई जमीन पर बना हुआ है। ब्रिटिश शासन से 1947 में देश आजाद हुआ। देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान में उनकी संपत्तियों पर मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन को हमारे प्यारे चाचा नेहरू की सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने ही 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया। वक्फ के अधिकारों को बढ़ा दिया। नेहरू सरकार ने 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की। वक्फ की ताकत साल दर साल बढ़ती रही। वर्ष 1995 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून को संशोधित किया गया और वक्फ को जमीनों पर कब्जा करने का असीमित अधिकार दे दिया गया, जिसके बाद वक्फ की संपत्ति में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। विडंबना देखिए कि साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, जिसमें प्रावधान है कि आजादी के समय यानी 1947 में जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे उन्हें भविष्य में वैसा ही रखा जाए। 1995 में वक्फ एक्ट लागू होता है, जो वक्फ बोर्ड को देश भर में किसी भी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार दे देता है। और तो और पीड़ित व्यक्ति को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया कि वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ देश की किसी अदालत में अपील भी कर सके। वक्फ बोर्ड के अधिकार असीमित हो गए। उनका जहां मन करता जब मन करता जमीनों पर कब्जा कर लेते। वक्फ को नए एक्ट के तहत अतिक्रमण करने की पूरी आजादी मिल गई। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है, इफ द वक्फ थिंक्स, यानी अगर वक्फ ऐसा सोचता है कि जमीन मुसलमान की है तो वो वक्फ के कब्जे में चली जाती है। फर्ज कीजिए आपकी जमीन के बारे में वक्फ में सोच लिया कि जमीन आपकी नहीं वक्फ की है, तो उस जमीन पर वक्फ का कब्जा हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह कि आप अपनी जमीन पाने के लिए कोर्ट कचहरी तक नहीं जा सकते। हां, आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जा सकते हैं। अब इसकी भी असलियत सुन लीजिए। वक्फ अधिनियम की धारा 85 में कहा गया है कि अगर आप वक्फ बोर्ड को संतुष्ट नहीं कर सकते कि यह जमीन आपकी है, तो ट्रिब्यूनल आपको जमीन खाली करने का आदेश दे देगा और ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को बदल नहीं सकेगा। इसी तरह वक्फ अधिनियम की धारा 40 में कहा गया है कि जब वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो यह साबित करना आपकी जिम्मेदारी है कि जमीन आपकी है। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि अगर वक्फ ने किसी जमीन पर दावा कर दिया तो समझो वो जमीन उसकी हो गई। और इसी तरह समय समय पर कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए। 2013 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब वक्फ अधिनियम में आखिरी संशोधन हुआ। इस संशोधन में भी वक्फ के असीमित अधिकार
बरकरार रहे। यूपीए सरकार ने सिर्फ वक्फ को अधिकार ही नहीं दिए बल्कि संपत्तियां भी दी। मार्च 2014 की बात है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की 123 संपत्तियों को बतौर तोहफा दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया। वक्फ के नाम पर देश में जमकर जमीन की छीना झपटी शुरू हो चुकी थी। इस काले कानून के कारण हिंदुओं की हजारों एकड़ जमीन वक्फ के कब्जे में चली गई। तमिलनाडु का किस्सा ही छीना झपटी वाला है। बात सितंबर 2022 की है, जब त्रिची जिले के तिरुचेंथुरई गांव में रहने वाले राजगोपाल बेटी की शादी कराने के लिए अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर में उनको पता चला कि जिस जमीन को वो बेचने की सोच रहे हैं वो उनकी है ही नहीं। सिर्फ हाथों से ही नहीं, यह सुनकर उनके पैरों तले की जमीन भी खिसक गई। रजिस्ट्रार ने बताया कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने सिर्फ राजगोपाल की ही नहीं 6 गांवों की पूरी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। उसमें उस गांव का एक 1500 साल पुराना मंदिर भी आता है, यानी इस्लाम धर्म के जन्म से भी पहले का मंदिर, जिसे वक्फ ने अपना बता दिया। तिरुचेंथुरई गांव की 95% आबादी हिंदुओं की है। हाँ, 1985 में करीब 22 मुस्लिम परिवार यहां आकर जरूर बसे थे। बहुलता में होने के बाद भी वक्फ के दावे के बाद उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वक्फ बोर्ड ने इन 6 गांव में रहने वाले हर नागरिक को गांव खाली करने का नोटिस दे दिया। अब इसे छीना झपटी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। यहां मैं आपको एक बात और बता देता हूं। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में कहीं नहीं लिखा है कि वक्फ बोर्ड किसी की निजी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक सकता है, लेकिन फिर भी सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, वक्फ ने जमीन हड़पने का यह काम कई राज्यों में किया। इसके सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। फिर वो वक्त आया जब वक्फ की कारस्तानियों पर सवाल उठने लगे। 2022 में आदित्यनाथ योगी की यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जांच के लिए आदेश भी दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 2022 में ही वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक करार देने के लिए अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका भी डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक वक्फ के खिलाफ 58,000 से ज्यादा शिकायतें हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं। नेहरू जी ने वक्फ बनाकर देश की जमीन पर कब्जा करने वाला कानूनी संस्थान का निर्माण कर दिया, जो दशकों से जमीन पर कब्जा कर रहा है। वक्फ की जमीन हड़पने वाली नीति को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि सरकारों ने खुद वक्फ को मुफ्त में जमीनें बांटी। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ पर लगाम लगाने की कोशिश की। जब 2014 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार द्वारा मुफ्त में वक्फ को दी गई 123 संपत्तियों को मोदी सरकार ने एक कठिन कवायद के बाद दोबारा हासिल किया। सवाल है कि 123 संपत्तियों को हासिल कर लेना ही क्या इस मुद्दे का हल है? मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। अगर इस विधेयक में संशोधन नहीं किया गया तो ना जाने देश में ऐसे कितने राजगोपाल होंगे जिनकी जमीनों पर वक्फ कब्जा करता रहेगा। हो सकता है कि वक्फ की नजर आपकी जमीन पर भी हो। यह सुनने और कहने में बहुत ही अजीब लगता है कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा एक्ट है, जबकि दुनिया के किसी मुस्लिम देश में ऐसा कोई एक्ट नहीं है। तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे मुस्लिम देशों में ना तो कोई वक्फ बोर्ड है और ना ही कोई वक्फ कानून। भाई, हम तो बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि भारत में भी वक्फ एक्ट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और यह बेहद जरूरी है कि सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं बल्कि उसे रद्द कर दे। वक्फ के काले कानून पर हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपका साथ ही हमारा मोटिवेशन है, तो प्लीज कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और किसी और मुद्दे पर अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें, और हाँ, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के लुटेरों से बचा कर रखें।